Hello dear students, let's continue with our chapter 9 of class 6th history NCERT textbook presented by your SST teacher Kunal Devgan, and the name of the chapter is Vital Villages and Thriving Towns. कुछ महत्वपूर्ण गांवों की बात करेंगे, कुछ संपन्न शहरों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण विलेजेस में वो कौन से विलेजेस थे, वो कहाँ पे थे, वो उन विलेजेस में कौन लोग रहते थे, वो क्या काम करते थे। ऐसे कुछ शहरों की बात करेंगे, उसमें कौन लोग रहते थे, कैसे वहाँ से जो चीज़ें थी वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती थी। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर जब आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, अपने 8 चैप्टर हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 8 चैप्टर के बारे में। तो 8 चैप्टर जब ख़त्म होगा और 9 चैप्टर की शुरुआत होगी तो एक पेज आएगा जिसमें एक उसके ऊपर लिखा हुआ लुकिंग अहेड कि 8 चैप्टर के बाद क्या हुआ। तो 9 चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उस पेज को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो आगे वाले 4 चैप्टर्स हैं उनको समझने में आपका ये पेज बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको इजीली ये इन चीज़ों के बारे में समझ लगेगी। हमने अपने लास्ट 8 चैप्टर में क्या देखा था? हमने अपने लास्ट 8 चैप्टर में देखा अशोका के बारे में, एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में जो मौर्यन एम्पायर था, जिसमें एक अशोका एक महान एम्परर हुआ है। उसके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में देखा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन के बारे में देखा। उसके बाद हमने कलिंगा युद्ध के बारे में देखा। तो ये तो था आपके 8 चैप्टर में अशोका के एम्पायर के बारे में या मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर का मतलब है कि अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? अशोका मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। डायनेस्टी क्या थी? जब एक ही फैमिली के जो रूलर्स हैं वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक रूल करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायनेस्टी। अब देखो कि जब अशोका की डेथ होती है या मौर्यन एम्पायर ख़त्म होता है जब, तब तो पूरे एम्पायर में क्या चेंजेस आते हैं। अब हम इस वीडियो में पहले वो डिस्कस करेंगे। जैसे जो मौर्यन एम्पायर था वो हमने डिस्कस किया था कि वो कब उसकी इमर्जेंस हुई थी। हमने कहा था कि आज से 2300 ईयर्स पहले, कितने साल पहले? 2300 ईयर्स पहले, मतलब कि 2000 साल हम पहले ये पीछे जाएंगे, फिर हम 300 साल और पीछे जाएंगे, मतलब 300 BC में। तो जब उसकी कोलैप्स होता है, जब उसका ख़त्म होना वो शुरू होता है, कौन सा एम्पायर? मौर्यन एम्पायर जब ख़त्म होना शुरू होता है बच्चों, आज से कितने 2200 ईयर्स पहले, मतलब कि 2200 ईयर्स पहले। तो कितने साल थे ये? 100 ईयर्स तक रहा। कौन रहा 100 ईयर्स तक? मौर्यन एम्पायर 100 ईयर्स तक रहा। जब वो कोलैप्स होना शुरू होता है, पहले एक छोटा सा मैप देखो कि आपको इजीली समझ लगे कि हम कौन से एरिया की बात करेंगे और कैसे ये चीज़ें चेंज होंगी। हमने अपने पिछली वीडियो में बात की थी किस चीज़ की, कि ये जो सारा एरिया था, हमने 8 चैप्टर में बात की थी, जो सारा एरिया था ये किसके अंडर था? ये था मौर्यन एम्पायर के अंडर। यहाँ पे पाटलिपुत्र था, यहाँ पे तक्षशिला था, यहाँ पे उज्जैन था, और ये जो अलग अलग साइट्स थी, यहाँ पे कलिंगा था। हमने ये डिस्कस किया था अपने 8 चैप्टर में। पर जब उसका कोलैप्स होता है आज से 2200 ईयर्स पहले, जब मौर्यन एम्पायर का कोलैप्स होता है, पतन होना शुरू होता है, तब ये जो एरिया है, ये जो मैप है, इसमें चेंजेस आते हैं बच्चों। क्या चेंजेस आते हैं इसमें? कि ये जो छोटे छोटे आपको ये जो नए नाम आपको दिख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे किंगडम्स वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी एम्पायर का हिस्सा नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं। जैसे ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं, उसके बाद साकाज आ जाते हैं। जब ये ख़त्म होते हैं उसके बाद कुशानाज आ जाते हैं। उसके बाद जो ये आपका नदरन साइड वाला हिस्सा ही है, ये यहाँ पे सातवाहना रूलर्स आते हैं। इनके और इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, और ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोग आ रहे थे। वो कहते हैं कि हम किसी भी एम्पायर में नहीं रहेंगे, हम अब इंडिपेंडेंट रहेंगे। सेंट्रल इंडिया में सुंगाज आते हैं, उनके बाद कानवाज आ जाते हैं, उसके बाद बताकाज आ जाते हैं, और साउथ इंडिया में चोला, चीरा, पांड्याज आ जाते हैं। और 2 बहुत बड़े किंगडम्स भी बनते हैं यहाँ पे, पल्लवास और चालुक्य। जो चालुक्य वो यहाँ पे है। तो ये चेंजेस आते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आराम से, कि आप सभी को ये चीज़ समझ लगे कि ये चेंजेस क्या आए हैं। अब हमने देखा कि अशोक जो मौर्यन एम्पायर है वो उसका कोलैप्स हो गया है, उसका पतन हो गया है, वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो
जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा कौन सा था इंडिया का, जो बिल्कुल ऊपर नॉर्थ जम्मू कश्मीर के जो साइड वाला हिस्सा, वो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा और वही नॉर्थ इंडिया का भी हिस्सा है। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे। तो जब मौर्यन साम्राज्य का कोलैप्स होता है, मौर्यन एम्पायर का पतन होना शुरू होता है, तो उस एरिया पे किसका कंट्रोल आ जाता है? उस एरिया पे आया था सबसे पहले इंडो ग्रीक्स का कंट्रोल, और वो 100 साल तक रहता है। उसके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद जब इंडो ग्रीक्स का भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जब इंडो ग्रीक्स का भी राज वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कौन आया था? वहाँ पे आए थे साकास। जो साकास थे ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। सेंट्रल एशिया की लोकेशन मैं आपको आगे बताऊँगा कि सेंट्रल एशिया कहाँ पर था। सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। उसके बाद हम बात करेंगे, और जो साकास थे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया था। जब साकास का कंट्रोल खत्म होता है तो तब वहाँ पे राज शुरू हो जाता है कुशानास का, जिनका राज आज से 2000 साल पहले था। साकास के कुछ एरियाज के ऊपर कुशान कंट्रोल कर लेते हैं, पर फिर भी कुछ जो एरिया था वो साकास के अंडर ही रहता है, जो 500 साल तक साकास के अंडर रहता है। और उन एरियाज के ऊपर कंट्रोल बाद में किसके द्वारा किया जाता है? गुप्ता किंग्स के द्वारा में किया जाता है। आज से 1700 साल पहले, आज से कितने साल पहले? आज से 1700 साल पहले, मतलब 300 AD में। तो ये अभी आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ लगेंगी। अभी आप ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है बच्चों, पर हम आराम से इसको समझेंगे। हम दूसरी बार भी जब इन चैप्टर को करेंगे, हम और इजीली इन चैप्टर को समझेंगे। फिर हमने अभी तक देखा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में और थोड़े से नॉर्थ पार्ट में कौन से राजा आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की, जो सेंटर में इंडिया है, तो वहाँ पे कौन आता है? एक पर्सन था जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंगा। जो ये पुष्पमित्र शुंगा था ना, ये मौर्यास का एक जनरल था, मतलब कि मिलिट्री कमांडर था, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और किस डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है या किस वंश की इस्टेब्लिशमेंट करता है? जो शुंगास की इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो शुंगास का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। और शुंगास के बाद यहाँ पे कौन आते हैं? कानवाज आते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। और कई रूलर्स की मतलब कि एंड बाय द रूलर्स फ्रॉम द अदर फैमिलीज, कुछ और रूलर्स आते हैं अलग अलग फैमिलीज के। इसके बाद 1700 आज से 1700 साल पहले किसका राज शुरू होता है? गुप्ता एम्पायर का राज शुरू होता है। कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। वेस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। वेस्ट में किसका किंगडम एस्टेब्लिश होता है? सातवाहना किंगडम एस्टेब्लिश होता है आज से 21 ईयर्स पहले। ये सारा कुछ एक ही टाइम पे होता है, थोड़े थोड़े ईयर्स के बाद होता है, पर ये सब कुछ कब होता है? जब मौर्य एम्पायर का कोलैप्स होता है, उसका पतन होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि सातवाहना और साकास के बीच में कितनी बैटल्स चलती रहती हैं, तो कौन वेस्टर्न पार्ट के इंडिया पे ऊपर कंट्रोल करेगा। उसके बाद 1700 ईयर्स आज से पहले एक न्यू फैमिली आती है जिसका रूल शुरू होता है कहाँ पे? सेंट्रल और थोड़ी सी ईस्ट इंडिया की, ईस्ट की ओर, जिसका नाम था वकातास। पावरफुल होते हैं ये सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में। हम साउथ की बात करेंगे तो जब मौर्यन एम्पायर में कोलैप्स हुआ, उसका पतन होना शुरू हुआ आज से, मतलब उस टाइम पे आज से 2200 और 1800 साल पहले, तो जो साउथ इंडिया थी उसके ऊपर किनका किनका कंट्रोल आ जाता था? चोलास, चीराज और पांड्यास का कंट्रोल आ जाता था। ये तो छोटे छोटे किंगडम्स थे। दो बहुत बड़े किंगडम्स भी बनते हैं उस टाइम पे, जिनका नाम था पालवास और चालुक्यास। ये तो चेन थे कि जो इतनी बड़ी ज़मीन थी, जो इतना बड़ा एम्पायर था, उसके कैसे टुकड़े हो जाते हैं बच्चों। जो लोग थे उस एरिया में, जो जिनके पास पावर थी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम भी किसी का भी एम्पायर का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अपनी मर्जी से जो करेंगे। तो इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी आते हैं इस टाइम पे, जैसे एग्रीकल्चर का स्प्रेड होता है इस टाइम पे। इसके बारे में हम 9th चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। न्यू ग्रोथ ऑफ टाउन्स होती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है, ट्रेड की ग्रोथ होती है। ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नए रास्ते खोजे जाते हैं, नए लैंड रूट्स खोजे जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में, अंदर और सब कॉन्टिनेंट के बाहर। कुछ सी रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सी रूट्स क्या होते हैं? समुद्री रास्तों के बारे में। वेस्ट एशिया से ईस्ट अफ्रीका तक जाने के लिए या साउथ ईस्ट एशिया तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते खोजे जाते हैं इस टाइम पे। कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं इस टाइम पे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की निर्माण होता है, जैसे कई मंदिरों का निर्माण होता है, स्तूपास का निर्माण होता है। स्तूपा भी एक तरह के टेम्पल होते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म की चीज़ों को रखा जाता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की चीज़ों की पूजा की जाती है। कुछ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ बुक्स इस टाइम पे लिखी जाती हैं। कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो ये जो चीज़ें थी, ये जब मौर्यन एम्पायर का कोलैप्स होता है, जब मौर्यन एम्पायर का पतन होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको याद रखना है हल्का सा कि कैसे जो इतना बड़ा एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये तो सारा था कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, पर अब हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 9 को, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन। कुछ महत्वपूर्ण गांवों और संपन्न शहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गांव जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों बने, इनमें ऐसा क्या था, इनमें कैसे लोग रह रहे थे, ये जो थ्राइविंग, ये संपन्न जो टाउन्स थे, ये संपन्न टाउन्स कैसे बने, ये थ्राइविंग टाउन्स कैसे बने। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई थी। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे हुई, क्यों, आयरन टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नो डाउट हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज आज से 3000 साल पहले होना शुरू हो गया था। 3000 साल पहले का मतलब क्या होता है, 3000 साल पहले का मतलब होता है पहले हम 2000 साल पीछे जाएंगे, उसके बाद हम 1000 साल और पीछे जाएंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 1000 BC में। और ये उल्टा चलता है बच्चों, ये याद रखना, ये उल्टा चलता है। 1000 BC में पहुंच जाएंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का इस्तेमाल होना 1000 BC से शुरू हो जाता है, आज से 3000 साल पहले शुरू हो जाता है। इसके बारे में हमें अलग अलग हमने एविडेंसेस के भी बारे में, मेगालिथिक बरियल्स के बारे में पढ़ा था। हमने मेगालिथिक बरियल्स में देखा था कि हमें कई तरह के लार्ज कलेक्शन ऑफ आयरन्स और आयरन टूल्स और वेपन्स मिलते हैं उन्हीं बरियल्स के अंदर, है ना। पर जो आयरन का इस्तेमाल, जो बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल और सभी लोगों के द्वारा आयरन का इस्तेमाल आज से 2500 साल पहले शुरू होता है, मतलब 500 BC के आसपास शुरू होता है, जब आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। एक्सिस बनने शुरू हो जाते हैं, कुल्हाड़ियाँ बनती हैं जिससे फॉरेस्ट को काटा जाता है, आयरन प्लोशेयर्स बनते हैं, हल बनते हैं लोहे के, जिससे प्लोइंग की जाती है खेतों की, जिससे अब जैसी मर्जी मिट्टी हो, हार्ड मिट्टी भी हो चाहे, ठीक है, तो अब उसकी लोहे की वजह से अच्छी तरह से प्लोइंग की जा सकती है, तो प्रोडक्शन अच्छी होगी उसकी वजह से। तो ये तो था कि ये एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस आई। तो इसके अलावा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि शहरों में उस टाइम पे हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता था तो वो था एग्रीकल्चर, सब कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता था। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई और स्टेप भी लिए गए, जैसे इरिगेशन, सिंचाई की गई। पहले क्या होता था कि जो खेतों को पानी मिलता था वो सिर्फ बारिशों से मिलता था, फिर कैनाल्स के थ्रू लोगों ने देना शुरू किया। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना खेतों को, कैनाल्स के थ्रू देना लोगों ने शुरू किया, वेल्स के थ्रू देना शुरू किया, टैंक्स बना लिए लोगों ने, आर्टिफिशियल लेक्स बना लिए, यहाँ पे पानी को उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इरिगेशन के थ्रू भी उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना शुरू किया। उसके बाद हमने न्यू टेक्नोलॉजी की बात की थी, हमने ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी, हमने अपने पिछले चैप्टरों में बात की थी कि कैसे अब लोगों ने सीड्स को मतलब कि फेंक के उगाना नहीं शुरू किया। उन्होंने एक जगह पे पैडी की जो सीड्स होते थे उनको एक जगह पे उगाया, उनके सैपलिंग्स बने, छोटे छोटे पौधे बने और उसको उन्होंने खेतों में लगाना शुरू कर दिया। तो ये तो था कि विलेजेस में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, विलेजेस इम्पॉर्टेंट क्यों होते जा रहे थे, क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। तो ये जो विलेजेस के लोग थे ये कहाँ पे देंगे ये सारी चीज़ें, ये शहरों में देंगे, शहरों से ये अलग अलग और शहरों में जाएंगी, है ना। तो ऐसे विलेजेस इंपॉर्टेंट हुए, ऐसे टाउन्स कुछ इंपॉर्टेंट हुए। तो पहले डिस्कस करते हैं इन विलेजेस में रहता कौन था। कहते हैं कि उस टाइम पे विलेजेस में 3 तरह के लोग रहते थे, नॉर्दर्न इंडिया में भी और सदर्न इंडिया में भी, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में भी, ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया में भी और नीचे जो साउथ इंडिया वहाँ पे भी, पर इनके नाम अलग अलग थे। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनके नाम कैसे अलग अलग थे और ये हमें इन नाम्स के बारे में कैसे पता लगता है। तो साउथ इंडिया की बात करें तो जैसे हम तमिल रीजन की बात करें, तमिल रीजन जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे 3 तरह के लोग रहते थे। एक बहुत बड़े लैंड ओनर्स रहते थे, कुछ ऑर्डिनरी प्लोमैन्स रहते थे, छोटे किसान रहते थे, कुछ लैंडलेस लेबर रहते थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी, और कुछ स्लेव रहते थे, कुछ गुलाम रहते थे जो इन खेतों के ऊपर काम करते थे। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना उनको कहा जाता था वेलार, जो ऑर्डिनरी प्लोमैन थे उनको कहा जाता था उजावर, जो लैंडलेस लेबर थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और वो लेबर का काम करते थे उनको कहा जाता था कदीसियार, और जो स्लेव्स थे उनको कहा जाता था अदीमई। तो ये थे उस टाइम के नेम जो उनको कहा जाता था। ऐसे ही नॉर्दर्न इंडिया में आप अच्छे से समझोगे क्योंकि ये आप सभी को इजीली समझ लग जाएंगे, ये थोड़े डिफिकल्ट नेम्स थे,
पर कोई बात नहीं, हम इनको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से इनको कर लेंगे। पर नॉर्दर्न पार्ट में जो हेडमैन होता था, जो गांव का मुखिया होता था, उसका नाम होता था ग्राम भोज का। ग्राम भोज का, ग्राम मतलब गांव और भोज का मतलब वहाँ का जो हेड होता था। ये एक तो पूरे गांव का सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन इसके पास होती थी। इसके पास कई स्लेव्स होते थे और ये अलग अलग लोगों को हायर भी करता था लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। और ये कई बार किंग की हेल्प करता था टैक्सेस को कलेक्ट करने में अपने एरिया में। कई बार ये जज का भी काम करता था, कई बार ये पुलिसमैन का भी काम करता था कि अगर कोई गांव में कुछ गलत काम करता था तो उसको सज़ा देने की जिम्मेदारी भी किसकी होती थी? ग्राम भोज का की होती थी। और ये जो पोस्ट होती थी ये हेरिडेटरी होती थी। अगर कोई एक पर्सन ग्राम भोज का बन गया है तो उसके बाद उसका बेटा ग्राम भोज का बनता था, उसके बाद उसके बेटे का बेटा ग्राम भोज का बनता था, तो विलेज का हेडमैन बनता था। और इस जो गांव थे उस टाइम पे, और उसमें सिर्फ ग्राम भोज के अलावा और भी कुछ इंडिपेंडेंट और स्मॉल फार्मर्स थे, जैसे हमने साउथ में देखा था, जिनका नाम क्या था? उजावुर था। तो इंडिपेंडेंट फार्मर जो नॉर्थ इंडिया में थे उनको कहा जाता था गृहपतिस। ये छोटे छोटे फार्मर्स थे। उसके बाद गांव में कुछ मैन और वुमेन भी थे जो स्लेव्स थे, जिनको हम दास सास बोलते हैं या कामाकारा बोलते हैं। हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया। इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी और ये अपना गुजारा कैसे करते थे? ये औरों की ज़मीन पर काम करके पैसे कमा के अपना गुजारा करते थे। इनके अलावा जो गाँव थे इनमें कुछ क्राफ्ट पर्सन थे जो क्राफ्ट का काम करते थे, कुछ ब्लैक स्मिथ्स थे जो लोहे का काम करते थे, कुछ कारपेंटर्स थे जो वुड का काम करते थे, कुछ पॉटर्स थे जो पॉट बनाते थे, घड़े वगैरह बनाते थे, कुछ वीवर्स थे जो कपड़ों को वीव करते थे। तो ये था उस टाइम के गांव। इस टाइम के गांव में कैसे एग्रीकल्चर होता था, किन तरीक़ों से होता था, कौन कौन लोग रहते थे, नॉर्थ इंडिया में कैसा था, साउथ इंडिया में कैसा था। और ये जो साउथ इंडिया वाले नेम्स हमने पढ़े ना, वेलार, उजावुर, ठीक है, आदिमई, तो ये जो नाम ये कहाँ से निकल के आते हैं, है ना? ये कहाँ से हमें पता लगता है? हमें इन नेम्स का पता लगता है तमिल कंपोजिशन से। तमिल कंपोजिशन मतलब उस टाइम पे जो तमिल के लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें लिखी गई थी, उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, एक लिखा हुआ काम है जिसका नाम है संगम लिटरेचर। बच्चों, जो ये संगम लिटरेचर था बच्चों, कहा जाता है ये आज से 2300 ईयर्स पहले इसको कंपोज किया गया था, इसको बनाया गया था। और संगम का मतलब होता है जब एक पोइट एक जगह पे नहीं, एक असेंबली, लोग इकट्ठे होते हैं और पोइट्स वहाँ पे इकट्ठे होके कुछ लिखते हैं उस मतलब कि असेंबली में, जो मदुराई में होती थी, तो उसको कहा जाता था संगम, और उसका ही नाम बना संगम लिटरेचर। तो ये था कि जिससे हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता था। अब हमने विलेजेस के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे सिटीज़ के बारे में कि हमें इन सिटीज़ के बारे में कैसे पता लगता है। डिफरेंट स्टोरीज से हमें सिटीज़ के बारे में कैसे पता लगता है। ट्रैवलर्स जो उस टाइम पे इंडिया में घूमने आए थे उन्होंने जो लिखा उससे हमें क्या पता लगता है। स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी उनसे हमें जो सीन्स में दिखाया गया हमें उनसे क्या पता लगता है। कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है उससे हमें क्या पता लगता है। तो सबसे पहले हम एक वर्ड का यूज़ करें, जाताकास। जाताकास याद रखना है सभी को, जाताकास। जाताकास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती थी जो उस टाइम के जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो बनाते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। और ये जो स्टोरीज ना ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा रिटर्न राइट करके रखी गई और इनको प्रिजर्व किया गया मोनेस्ट्रीज में कि ये आगे जाके लोगों तक, आगे के जो लोग आएंगे, जो जिनका जन्म होगा, उनको ये इन स्टोरीज को पढ़ सके और उनको इनके बारे में पता लग सके। और कई एविडेंसेस की बात करेंगे कि जिससे हमें जो लोग थे अर्ली सिटीज़ में उनके बारे में पता लगता है। जैसे स्कल्पचर्स होते हैं, कुछ मूर्तियाँ होती हैं, कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, उनमें कुछ सीन बना होता है ना, उनमें कुछ बना होता है कि ये ऐसा, जैसे मान लो कि कोई मतलब कि फॉरेस्ट में लकड़ी काट रहा है तो उसके स्कल्पचर बना, तो पता लगता था कि लोग लकड़ी काट रहे हैं, कुछ वीविंग कर रहे हैं, तो हमें पता लगता था कि अच्छा कि ये सिलाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इन स्कल्पचर से हमें लोगों के टाउन्स, विलेजेस और जो फॉरेस्ट में लोग थे उनकी लाइफ्स के बारे में पता लगता है। हमें शहरों के बारे में, इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में कैसे पता लगता है। जो इंपॉर्टेंट उस टाइम पे शहर थे ना, उनके आसपास वॉल थी, फोर्टिफाइड वॉल थी, किले तरह के बनाए हुए थे, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसके द्वारा तो प्रोटेक्शन होगी, हर एक चीज़ के बाद प्रोटेक्शन थोड़ी होगी। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है कि कहाँ पे, जैसे हमें कहीं पे रोज ऑफ पोर्ट्स मिलते हैं, कई रोज पोर्ट्स की रोज मिलते हैं, हमें पता लगता है यहाँ तो ये शॉप थी उस टाइम पे, यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जाते थे और बेचे जाते थे। तो इन चीज़ों के बारे में हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से भी पता लगता है। हमें सिरामिक रिंग्स, मतलब कि सिरामिक रिंग्स, ऐसी रिंग्स थी सिरामिक रिंग्स, और उनके ऐसे स्ट्रक्चर बने होते थे, तो ये हमें हर घर में मिलते हैं। तो माना जाता है कि ये जो थे
इनको रिंग वेल्स भी कहा जाता है। और ये जो ये टॉयलेट पर्पस के लिए या पानी को ड्रेन करने के लिए या गार्बेज को डंप करने के लिए उस टाइम पे इनका इस्तेमाल होता था। कुछ सेलर्स के अकाउंट्स हैं हमारे पास, जो सेलर उस टाइम पे इंडिया में आए थे, पोर्ट्स पे आए थे, तो उनके बारे में हमें पता लगता है। कुछ ट्रैवलर्स उनके जो उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, जब उन्होंने इंडिया को विज़िट किया, डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखा, जैसे फा हाइन है जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इटसिंग है, ठीक है, जिंगजियांग है। तो इन पर्सन ने इंडिया के बारे में लिखा, तो हमें पता लगता है कि लोग कैसे रहते थे। तो और एक और चीज़, जो शहर थे उसमें कॉइन्स का बहुत इस्तेमाल होता था। क्यों? क्योंकि ट्रेड होता था, तो कॉइन्स जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉइन्स क्या थे? कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो कॉइन्स का काम क्या होता था? वो वेल्थ को मेज़र करते थे। हमें इन सिटीज़ में, कुछ सिटीज़ में अर्लीस्ट कॉइन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जिनको हम पंच मार्क कॉइन कहते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो पंच मार्क कॉइन्स है ये 500 साल तक चले हैं, ठीक है। और इनको पंच मार्क कॉइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो था वो डिज़ाइन था, उसको पंच किया जाता था। मेटल है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, उसके ऊपर जोर से इनके डिज़ाइन को पंच किया जाता था मेटल्स के ऊपर, उसका इंप्रेशन बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। अब हम कुछ, जैसे हमने हर चैप्टर के बाद में हम कुछ केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम पढ़ते हैं, तो हम कुछ सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थी, जो बहुत ज़्यादा फंक्शन करती थी। वहाँ पे ट्रेड होता था, वहाँ पे लोग आते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी आर्मीज़ होती थी, ठीक है, वहाँ पे क्राफ्ट बनते थे, वहाँ पे मतलब कि मार्केट्स लगती थी। तो ऐसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है मथुरा। कृष्ण की नगरी है मथुरा। तो ये जो मथुरा थी ये 2500 साल तक, 2500 साल पहले नहीं, 2500 साल तक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रही है। सेटलमेंट का मतलब कि जहाँ पे लोग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे 2500 साल तक लोग रहे हैं। और ये जो मथुरा थी ये एक क्रॉस रोड के ऊपर पड़ती है। जैसे इंडिया के ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर से वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो मथुरा पड़ती है यहाँ पे। अगर ये सेंट्रल इंडिया है तो मथुरा पड़ती है यहाँ पे। तो क्रॉस रोड का मतलब है कि एक तरह की क्रॉस रोड पे जब लोग नॉर्थ वेस्ट से, मतलब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते थे, या फिर लोग जो थे वो किधर से, नॉर्थ से साउथ की ओर जाते थे, तो मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर होता था। वहाँ रास्ते में वहाँ पे रुकते थे जब भी क्योंकि मथुरा किस रूट पे पड़ता था, एक ट्रेड रूट था उस टाइम पे, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए या नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए, उसके ऊपर। और ये जो सिटी थी इसके बाहर दीवार बनी हुई है, इसकी फोर्टिफिकेशन इसके किले के अंदर है सिटी। और माना जाता है कि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ही अच्छे फाइन स्कल्पचर्स बना करते थे, अच्छी मूर्तियाँ बनी करती थी। और कुशाना, हम कुशाना के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में कि कुशाना कौन था। और कुशाना की जो राज था, जब कुशाना का राज था, तो कुशाना की सेकंड कैपिटल रही है मथुरा आज से 2000 साल पहले। और ये रिलीजियस सेंटर भी रही है, धार्मिक केंद्र भी रही है। और जो मथुरा थी, कैसे आज भी वो एक धार्मिक सेंटर है जहाँ पे कृष्णा की कितनी ज़्यादा पूजा की जाती है, कृष्ण की। और आज भी हम अगर मथुरा का नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कृष्णा की ही आती है। पर पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हुआ करती थी, आज भी हैं, जैना श्राइन्स भी हुआ करती थी। पर अब यहाँ पे किसकी ज़्यादा मतलब कि पूजा होती है? आज यहाँ पे कृष्ण की ज़्यादा पूजा होती है। हमें यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं जो स्टोन स्लैब्स के ऊपर बनी हुई हैं, जो स्टैचूज़ के ऊपर बनी हैं। और माना जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन थी, इंस्क्रिप्शन क्या होता था, जब हम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। कि ये इंस्क्रिप्शन किंग्स के द्वारा, क्वींस के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, क्राफ्ट पर्सन्स के द्वारा लिखवाई गई हैं, जो हमें आज के टाइम पे मिलती हैं। ये जो क्राफ्ट थे, हमने अभी देखा था कि इतना कुछ होता था, मल्टी फंक्शनल सिटी थी मथुरा। और वहाँ पे कितने तरह के क्राफ्ट भी बनते थे। और इन क्राफ्ट के एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं हमें क्राफ्ट के। जैसे पोर्ट्स मिलते हैं, हमें पोट्री मिलती है कुछ जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है, एक्सट्रीमली फाइन पोट्री मिलती है, जो जिसको हम नदरन ब्लैक पॉलिशवेयर कहते हैं। नदरन ब्लैक पॉलिशवेयर हमने हड़प्पा में देखा था, हमें रेड ब्लैक पोट्री मिलती थी जो रेड कलर में होती थी और उसमें ब्लैक कलर का डिज़ाइन बना होता था। पर हमें मथुरा में इस टाइम पे हमें कौन सी पोट्री मिलती है? नदरन ब्लैक पॉलिशवेयर। और ये जो पोट्री हमें मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से में मिलती है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है। ये ब्लैक कलर की होती है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती है। हमें कुछ सेंटर्स मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये जो सिटीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमें कुछ क्लोथ के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मिलते हैं, जैसे मदुराई एक जगह है जो साउथ में है,
वाराणसी जो एक जगह है ये नॉर्थ में है, इसके बारे में भी हम अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के साइट्स देख रहे हैं, हम मर्चेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, एक और वर्ड की बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम था श्रेणीज। श्रेणीज क्या? ये एक तरह का ग्रुप होता था, एसोसिएशन होती थी क्राफ्ट पर्सन्स की और मर्चेंट्स की, जहाँ पे जो ये क्राफ्ट पर्सन थे, जो कोई क्राफ्ट बनाते थे, हो सकता है वो बकेट बनाते हैं, हो सकता है वो पोट बनाते हैं, हो सकता है वो मेटल के टूल्स बनाते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इनके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता था, और जब ये कोई प्रोडक्ट बना लेते थे तो अलग अलग जगहों पे इन प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जाता था, और ये जो श्रेणीज थी ये कई बार बैंक्स का काम भी करती थी। यहाँ पे लोग पैसे भी जमा कराते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता था। एक और साइट की बात करते हैं, अरिकमाड़ू। जैसे हमने मथुरा की बात की, अरिकमाड़ू भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम की, जो पुदुचेरी में है। जब हम इंडिया की मैप की बात करते हैं, ऐसे इंडिया का जो नीचे वाला मैप है, यहाँ पे है अरिकमाड़ू, महाबलीपुरम के पास अरिकमाड़ू है। ये एक कोस्टल सेटलमेंट थी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो मतलब कि सी का एरिया है, ओशन का एरिया है, और मतलब पानी है यहाँ पे, कोस्टल एरिया है यहाँ पे। तो ये कोस्टल सेटलमेंट थी, जो माना जाता है कि आज से 2200 और 1900 साल पहले बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिटी थी। यहाँ पे जो शिप्स थी, जो समुद्री जहाज होते हैं, वो अब यहाँ पे आते थे, और यहाँ से गुड्स को, सामान को उतारा जाता था, और यहाँ पे उन शिप्स में सामान को रखा जाता था, और वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज़ पे शिप्स वो सामान को लेके जाती थी। यहाँ अरिकमाड़ू में हमें एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब मैसिव स्ट्रक्चर मतलब कि ब्रिक्स का बना हुआ, ईंटों का बना हुआ एक बहुत बड़ा घर मिलता है। यहाँ ईंटों की बड़ी हुई बहुत बड़ी इमारत मिलती है, जहाँ से हमें पता लगता है कि ये उस टाइम का वेयर हाउस था, एक तरह के गोदाम था जहाँ पे सामान को रखा जाता था, और इससे हमें पता लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। तो ये था इस चैप्टर में कि कैसे कुछ चेंजेस आते हैं, कैसे विलेजेस की इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती है, कैसे शहरों का निर्माण होना शुरू होता है, कैसे मौर्यन एम्पायर के बाद जो अशोका का साम्राज्य था या मौर्यन एम्पायर था, उसके बाद कैसे जो पूरा एम्पायर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो ये था इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।